अपने YouTube चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 100 क्वेश्चन की पॉलिटिकल साइंस से एक सीरीज के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 to 10th क्लास की बुक से NCERT एंड SCERT से बड़ी मेहनत के बाद इन क्वेश्चनों को छांट करके बनाया है। आज हम लोग इस सीरीज में 201 क्वेश्चन से, जैसे कि हम 200 क्वेश्चन पहले इस सीरीज में दे चुके हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे, उसी के नेक्स्ट आगे चलते हैं और जिसमें आज 201 क्वेश्चन नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा दीवार पर लेखन आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा चुनाव आयोग, क्योंकि देखते हैं हम लोग कि चुनाव आयोग जो है पार्टियों द्वारा दीवार पर लेखन आधिकारिक आचार संहिता के रूप में भी वर्क करते हैं। तो जब आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया किसने? चुनाव आयोग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से हमारा कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देखते हैं कि पहला है, जैसे हमारा देश में हर पार्टी को चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण कराना होता है। ये बिल्कुल ही सत्य बात है, यानी करेक्ट है। नेक्स्ट मतलब पॉइंट आता है, आयोग सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करता है। ये भी हमारा पॉइंट जो है करेक्ट है। यह बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। ये भी हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे तीनों पॉइंट जो हैं वो करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अल्वा न्यायी लोगों की हत्याओं को रोकने के लिए अन्य देशों के हस्तक्षेप का क्या परिणाम हुआ? यानी जो अल्वा न्यायी लोग हैं उनकी हत्याओं को रोकने के लिए अन्य देशों के हस्तक्षेप का क्या परिणाम हुआ? तो जैसा कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा हमारा वो ए नंबर हमारा करेक्ट है। यानी मिल्कोसेविक ने सत्ता खो दी और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया। तो इसका जो परिणाम हुआ था वो ये था कि मिलोसेविक ने सत्ता को खो दी और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा विकल्प नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वो है एक दलीय प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक दलीय प्रणाली लोकतांत्रिक राज्य के लिए अच्छा विकल्प जो नहीं है वो है एक दलीय प्रणाली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो जैसा कि हमें पता है कि जितने भी इलेक्शन जो है वो कौन कराते हैं? तो इलेक्शन जो हमारे चुनाव आयोग कराता है। तो चुनाव आयोग जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता देने वाले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वे पार्टियां जिन्हें चुनाव चिन्ह का विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं दी जाती हैं क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? यानी चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त, चुनाव आयोग द्वारा जो मान्यता प्राप्त होती है तो वो यही कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत जैसे देशों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का चयन करते हैं। तो कौन करते हैं चयन? भारत में, यानी भारत जैसे देशों में चुनाव लड़ने के लिए
उम्मीदवारों का चयन कौन करते हैं? तो वो चुनाव करते हैं पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं, यानी उनके जो अध्यक्ष होते हैं, लगभग जो बड़े नेता उस पार्टी के होते हैं, वो चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? जैसा कि मैंने एक थ्योरी क्लास में भी आपको पढ़ाया था, तो एक दलीय प्रणाली जो हमारे है वो चीन देश में देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीतियों को द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी। तो किस पर आधारित करेगी? वो करेगी सत्तारूढ़ दल पर। तो जो नीतियों द्वारा सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनाई गई लाइन पर आधारित करेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक दल का कार्य हमारा कौन सा नहीं है? सामाजिक सेवाएं, इसमें जैसे 3 ऑप्शन है, लोगों की इच्छा को स्पष्ट करना, सरकार बनाना, चलाना, नेताओं को भर्ती। तो कार्य नहीं है, तो राजनीतिक दल का कार्य कौन सा नहीं है? तो वो है सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह हमारा कथन सही नहीं, कार्य नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इनमें से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो वो किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, मध्यमार्गी पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस श्रेणी में रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मौजूद है? जैसा कि हम लोगों को पता है, जो शिवसेना है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? शिवसेना महाराष्ट्र में है। यह जो दल है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, किसी भी देश की पार्टी प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो वो हमारा सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कोई भी देश अपनी पार्टी प्रणाली नहीं चुन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंध के बारे में इनमें से कौन सा कथन, यानी कौन सा कथन अधिक मान्य है? तो वो कौन सा कथन हमारा अधिक मान्य है लोकतंत्र और अधिकारों के बीच के संबंध के बारे में? तो वो हमारा कथन है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वह लोकतंत्र है। यह हमारा कथन राइट है, ऑप्शन नंबर बी। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो जन आंदोलन से उभरा हुआ है। तो 4 ऑप्शन में कौन सा है? जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, जनता दल जो है वो राजनीतिक दल का जन आंदोलन से उभरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि इनमें से किस पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक संगठन है? यानी इनमें से किस पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन है? तो किसी भी पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन स्वयं का नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 के लिए, और 18 में है कि गठबंधन का अर्थ बताइए। जैसा कि अभी सरकार जो है वो गठबंधन की ही बनी है, तो गठबंधन का मतलब क्या हमारा होता है? ऑप्शन नंबर डी, जब बहुदलीय प्रणाली में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से एक साथ शामिल होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन कहते हैं। और ये गठबंधन ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है इसके लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर के उद्भव से जुड़ा है। तो राजनीतिक तौर पर सीधे तौर पर जो उद्भव से जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है? इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? वो हो जाएगा सी नंबर,
प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो वो हमारा कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखने वाली जो राजनीतिक पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो जैसे कि चार ऑप्शन है, 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसमें कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, बीजेपी की जो स्थापना हुई थी वो 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुदलीय प्रणाली के लाभों से संबंधित कथन का चयन करें। तो इसका हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? जैसे कि हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा सी नंबर, सी करेक्ट। मतदाताओं को विकल्प प्रदान करता है, यानी बहुदलीय प्रणाली के लाभों से संबंधित कथन का चयन करने पर क्या आता है? मतदाताओं को विकल्प प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जिसकी स्थापना कब हुई, शुरू हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी 1885 में स्टार्ट हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुदलीय प्रणाली वाले देश का उदाहरण है। तो बहुदलीय प्रणाली वाले देश का उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भारत है वो बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। भारत में पार्टियां भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं, यानी भारत के चुनाव आयोग के साथ जो पंजीकृत हैं वो 750 से भी अधिक पार्टियां हैं जो भारत में पार्टियों के यानी चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजनीतिक दलों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं, यानी किसके द्वारा राजनीतिक दलों को जो प्रतीक है, चिन्ह है, आवंटित किए जाते हैं? वो चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सरकार इस आयु तक के बच्चे को सभी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी किस वर्ष की एज शेड्यूल में आता है? तो वो हमारे आते हैं 6 से 14 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें सरकार ने क्या किया है? 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य और एक मुफ्त शिक्षा के रूप में लागू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मान्यता प्राप्त, यानी एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वह है कौन सा जिसमें भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हो? करेक्ट है। को एक अद्वितीय चुनाव चिन्ह दिया गया हो? करेक्ट है। को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती हों? तो यानी ये हमारे तीनों जो बिंदु हैं, तीनों पॉइंट इज ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दिस इज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि और यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय प्रणाली उदाहरण है। यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय प्रणाली के उदाहरण है, तो वो हमारा किस कंट्री में है? तो जो यूनाइटेड किंगडम है जो द्विपक्षीय प्रणाली के उदाहरण है, तो वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे ऑप्शन नंबर हमारे 4 हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा। तो ये जो हमारे हैं,
जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है जो, तो यहाँ पर ये यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय प्रणाली की उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2004 के संसदीय चुनावों में इनमें से कौन सा गठबंधन था? तो कौन सा गठबंधन था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक भी था 2004 में, संयुक्त भी था, इज करेक्ट है, वाम मोर्चा भी था, और तो यानी ये तीनों थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इनमें से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए गारंटीकृत नए अधिकार हैं? तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? जैसे भारत, न्यूजीलैंड, जैसे मैं अभी इसके पहले बता चुके, तो ये तीनों जो हैं वो इसका उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों बहुदलीय के उदाहरण हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका बसपा कांसीराम नेतृत्व में कब गठित पार्टी की गई थी? यह एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये गठित जो की गई थी वो 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सही है? तो इसमें कौन सा कथन हमारा सही आता है इसमें? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सही कथन पूछा गया, तो इसमें डी हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो इसके लिए सही हो, करेक्ट हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिकारी को उसके व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में प्रस्तुत किया गया हस्ताक्षरित दस्तावेज क्या है? तो जो इसमें होता है वो समझौता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संविधान में वर्णित शोषण का एक रूप यातायात है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंसानों की खरीद फरोख्त, यानी यातायात का जो इसका मतलब वर्णित शोषण है वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। CPIM के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हम देखते हैं ये हमारे तीनों जो कथन है वो करेक्ट है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल सबसे अधिक दिखाई देने वाली संस्थाएं हैं क्योंकि इसमें इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकतंत्र में अधिकांश लोग राजनीतिक दलों के आलोचक नहीं हैं, यानी यहाँ आलोचना करने वाले नहीं हैं, इस वजह से इसमें अधिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी मेरी 1964 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। इनमें से किस उद्योग में बच्चों को काम करने से रोकने के लिए कानून बनाया गया? तो सभी में जो है इसमें रोक लगाई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अस्पृश्यता के बारे में संविधान क्या कहता है? तो अस्पृश्यता के बारे में जो कथन कहता है कि इसे समाप्त कर दिया गया है या किसी भी रूप में इसका अभ्यास कानून द्वारा दंडनीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को उपलब्ध नहीं है? तो भारतीय नागरिक को कौन सी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं है? सी नंबर, सशस्त्र क्रांति में भाग लेने की स्वतंत्रता, ये हमारे इसमें उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, किस पार्टी को केवल चीन में शासन करने की अनुमति है? तो वो हमारी जो पार्टी है ऑप्शन नंबर बी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसे ही चीन में शासन करने की अनुमति है। दिए गए वर्गीकरण के अनुसार 2006 में भारत में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त जो पार्टियां हैं वो कितनी थी?
वो 2000 यानी 6 पार्टियां हैं जो कि 2006 में थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैचारिक एकदलीय प्रणाली क्या है। तो वैचारिक एकदलीय प्रणाली क्या है। तो वैचारिक एकदलीय प्रणाली है जबरदस्ती पर आधारित पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही फास्ट चलेंगे। बेगार से क्या तात्पर्य है। तो बेगार से हमारा जो तात्पर्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रमिकों को बिना किसी वेतन के काम करने के लिए मजबूर करने की प्रथा, ये बेगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार आदेश नहीं दे सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है कि राज्य सरकार, यानी राज्य सरकार जो है संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार आदेश नहीं दे सकती है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है। तो वो बना सकती है केंद्र सरकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारा कौन सा बन गया, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो केंद्र शासित बन गया संघ सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 250, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता की पहचान करें। तो वो क्या हो जाएगी, सी, यानी सरकारी शक्ति सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, किस काल में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। तो वो किस काल में हुआ, यानी 1990 की बाद की अवधि में राजनीतिक दलों का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्तर की सरकार को अविष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्र सरकार को जो है इस पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट, अपशिष्ट शक्तियों से क्या तात्पर्य है। तो अपशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य है कि वे विषय जो किसी सूची के अंतर्गत नहीं है, तो वो उसे हम अपशिष्ट शक्तियों से कहलाते हैं। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है। ये लोग सभी लोग जानते हैं, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी सरपंच, कहीं कहीं प्रधान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या है। तो संघीय व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा, ए और बी जो है करेक्ट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मूल रूप से प्रदान किया गया था। तो संविधान का मूल रूप से जो प्रदान किया गया था वो कितनी स्तर में किया गया था कि तो वो 2 स्तरीय, यानी सरकार की 2 स्तरीय प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गलत कथन चुने। तो इसमें 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा हो जाएगा, जो गलत कथन है वो बेल्जियम 1993 में संघीय स्वरूप से एकात्मक शासन रूप में स्थानांतरित हो गया था, ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भारत में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत मिलने वाली स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी लोगों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने की स्वतंत्रता, यानी ये जो है स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट, सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है। इसे सभी लोग समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। तो इसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन, यानी तीसरे स्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसमें दी गई है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, संविधान संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन सा गलत है। तो संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत हमारा कौन सा कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत है, 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये गलत है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सामाजिक विभाजन से निपटने के लिए लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह नहीं है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक विभाजन राजनीति में परिलक्षित होता है। यानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीति में परिलक्षित होता है, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का जो अर्थ है, ऑप्शन नंबर सी, लोगों के लिए शासन, तो लोकतंत्र का अर्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान करती है तो यह क्या है? यह है एक जवाबदेह सरकार है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिलाओं के साथ समान व्यवहार लोकतांत्रिक समाज का एक आवश्यक घटक है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखें तो अब महिलाओं के लिए अपने अधिकारों के लिए कानूनी रूप से संघर्ष करना आसान हो गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, तानाशाही का अर्थ क्या है? तो तानाशाही का जो अर्थ है, तानाशाही का जो अर्थ होता है वो है कुछ लोगों द्वारा शासन, यानी ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि संघवाद क्या है? तो संघवाद जो हमारा है, सरकार का वह रूप जिसमें सत्ता केंद्रीय और व्यक्तिगत राज्यों या प्रांतों के बीच साझा की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम सरकार के एकात्मिक स्वरूप से स्थानांतरित हो गया तो वो कौन सा हो गया? संघीय हो गया। यानी बेल्जियम सरकार के एकात्मिक स्वरूप से स्थानांतरित हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया, वह कौन सा है? तो वह कौन से हैं? वो है उपरोक्त दोनों। यानी एक मार्ग में स्वतंत्र राज्यों को एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ शामिल है। दूसरा मार्ग वह है जहाँ एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों को भी विभाजित करने का निर्णय लेता है। तो यानी ए और बी दोनों सही, उपरोक्त दोनों। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषता में से एक नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सरकार के किसी एक स्तर द्वारा संविधान को एक तरफा बदला जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी किस रूप को आमतौर पर संघवाद कहा जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन सत्ता की साझेदारी की जो कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एकात्मक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकारों की शक्तियों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गलत कथन चुनें। तो गलत कथन हमारा कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर डी का गलत कथन है, संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में राजस्व के स्रोतों के संबंध में क्या है सत्य है? तो वो हमारा जो सत्य है वो सी, यानी सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत इसकी वित्तीय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संघवाद में शक्ति विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण। नेक्स्ट, लोकतंत्र निर्णय लेने के संबंध में क्या सुनिश्चित करता है? तो वो करता है पारदर्शिता की प्रक्रिया, यानी लोकतंत्र निर्णय के लिए पारदर्शिता की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर है क्योंकि ये कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा जैसे 4 ऑप्शन है इसमें, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यह सरकार का एक वैध रूप है। नेक्स्ट,
किस देश ने विभिन्न आबादी के बीच सफलतापूर्वक बातचीत की है? तो किस देश ने की है? तो वो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा, जो हमारा देश कहलाता है बेल्जियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो वो कौन सा सही नहीं है? वो है निर्णय लेना तेज और तेज, यह लोकतंत्र का कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास दर अधिक है? यानी निम्नलिखित में किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास दर अधिक है? तो ये तो करेक्ट हमें पता है, तो कौन सा हो जाएगा? तानाशाही जो है वो इसकी आर्थिक वृद्धि और विकास दर भी अधिक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा गैर लोकतांत्रिक शासन के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, व्यक्तिगत गरिमा के सिद्धांत को कानूनी बल प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इनमें से हमारी कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, सत्ता पर एकाधिकार। नेक्स्ट, राष्ट्रवादियों और ब्रिटेन सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? तो वो समझौता हुआ था 1998 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इनमें से कौन तानाशाही की विशेषता नहीं है? तो वो है नागरिकों की समानता। ये तानाशाही नागरिकों की समानता को नहीं समझते हैं, यह विशेषता नहीं है। लोकतंत्र को तानाशाही की तुलना में सरकार का बेहतर रूप क्यों माना जाता है? तो वो क्यों माना जाता है? क्योंकि समानता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1954 से 1968 तक चला, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अपेक्षित परिणामों के आधार पर लोकतंत्र को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाओं और संस्थानों की तलाश की जाएगी? तो वो हो जाएगी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? तो वो हमारे कौन सा, जैसे अन्य देशों के साथ सहयोग, जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी विकल्प, ये तीनों बिल्कुल ही राइट हैं। वह सरकार जो मानदंडों और उचित प्रक्रिया का पालन करके निर्णय लेती है, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक पारदर्शी सरकार जो सरकार मानदंडों पर उचित प्रक्रिया करती है। नेक्स्ट, किस प्रकार की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय लोगों को अधिक स्वीकार और अधिक प्रभावी होने की संभावना होती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो वो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी एक जवाबदेही सरकार, एक उत्तरदेही सरकार, एक वैध सरकार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि यह जो है नागरिकों की भी समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट, सभी विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में जो कथन हो जाएगा, लोकतंत्र विभिन्न समूहों के बीच संवर्ग पूरी तरह, यानी इसका कथन जो हो जाएगा वो सी, कोई भी शासन विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को पूरी तरह और स्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? ये हम लोगों को सभी पता है, लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी 1950 से, यानी 1950 से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो हमारा कौन सा कथन हो जाएगा सही? जैसे कि 4 ऑप्शन है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ए और बी जो है कथन वो राइट, यानी अधिकांश लोकतंत्रों के संविधान होते हैं, चुनाव होते हैं, पार्टियां होती हैं और वे नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देते हैं। या बी नंबर कहता है कि लोकतंत्र अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक बहुत अलग है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी
कौन सा देश आय की असमानता में शीर्ष है? तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच सामाजिक विभाजन की समस्या क्या है? तो वो हमारी कौन सी समस्या का है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, यानी दोनों मुख्य रूप से ईसाई हैं लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच विभाजित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में निर्णय लेने और कार्यान्वयन में देरी क्यों होती है? तो वो हमारी क्यों होती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? तो लोकतंत्र में हमारा किस प्रकार का होना चाहिए? मुक्त भी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और नियमित होना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकतंत्र के संदर्भ में लोकतंत्र सफलतापूर्वक क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक असमानता के विचारों को खारिज कर दिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं इसके बारे में। और आपको इस बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ये क्लास रही जिसमें 100 प्रश्न थे, जो कि अलग अलग रिसोर्स से मैंने इकट्ठे करके, कुछ छांट करके अलग अलग बुकों से इधर उधर से इकट्ठा करके मैंने आपको दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और एससीईआरटी से संबंधित थे। आपने ये वीडियो हमारा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।